तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में न्यूजीलैंड की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है द टैंक। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करके जाना। आज काफी सारे कमेंट्स आने चाहिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी छोटे से टैंक के अंदर जाता हुआ दिखता है और जब वो अंदर जाता है तो देखकर लगता है कि कुछ होने वाला है और तभी हमें वही आदमी टैंक से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है और तभी उसे कोई चीज टैंक के अंदर खींच लेती है और उस टैंक का दरवाजा भी बंद हो जाता है। और मूवी के पहले सीन में ही हमको ये पता चलता है कि ये वारदात असल में 2 मई 1946 की है। खैर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है यानी कि ईयर 1978 ओकलैंड कैलिफोर्निया में, जहाँ पर हम एक छोटी सी फैमिली को देख पाते हैं। जूल्स और बेन मिलकर एक पेट शॉप चलाते हैं जहां पर उनकी बेटी भी उनकी मदद करती है। जूल्स को जानवरों से बेहद प्यार है और वो एम्फीबियंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। हालांकि ये पूरा परिवार जी जान से इस पेट शॉप को चलाने में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। अब एक दिन जब जूल्स और बेन स्टोर को क्लोज कर रहे होते हैं तभी एक अनजान आदमी उनसे मिलने आता है। वो बेन से कहता है कि वो बेन की माँ के बारे में उनसे कुछ बात करना चाहता है। तो वो दोनों ही उस बूढ़े आदमी की बात को काटते हुए ये बताते हैं कि बेन की माँ का तो कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो ये बात जानता है, लेकिन बेन की माँ से जुड़ा हुआ एक राज है जिसके बारे में उन लोगों को भनक तक नहीं है और वो आदमी उन्हें उसी राज के बारे में बताने आया था। अब ये सुनकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और उस राज को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, जैसे आप भी हो गए होंगे। तभी वो बूढ़ा आदमी एक फाइल खोलता है और बेन को बताता है कि उसके पिता ने ऑर्गन में एक कॉटेज खरीदा था जो कि आज भी वहाँ पर है। अब जब बेन के माता पिता चल बसे हैं तो उनके बाद उस जमीन का हकदार सिर्फ बेन है। तो ये बेन का ही फैसला होगा कि अब वो उस जमीन के साथ क्या करना चाहता है। अब अपनी माँ के बारे में ये राज जानकर बेन थोड़ा सा मायूस तो हो जाता है, लेकिन अगर किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी तरह होती और कोई ऐसे ही आकर उनको ये बता देता कि भाई उनके लिए तो जमीन छोड़ी गई है, तो ये उनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होता और बेन के लिए ये एक लॉटरी जैसा था। खैर वो सोचता है कि शायद उसकी माँ की दिमागी तकलीफ की वजह से वो इस जमीन के बारे में उसको बताना भूल गई होंगी। बातों ही बातों में वो बूढ़ा आदमी बेन को ये भी बताता है कि उसके पिता की मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि उसके पिता और उसकी बहन इसी कोस्ट में कहीं खो गए थे और दोबारा कभी भी नहीं मिले। असल में वो वकील होता है और वो बेन को एक कागज दिखाकर अपनी बात भी साबित कर देता है। खैर अब उस बूढ़े वकील के घर से जाने के तुरंत ही बाद में जूल्स और बेन ये फैसला करते हैं कि वो खुद ही घर जाकर देखेंगे कि आखिर ये कॉटेज है कहाँ पर और क्या ये जगह रहने लायक है भी। और स्टोर और घर को बंद कर पूरी फैमिली निकल जाती है एक ऐसे कॉटेज की तलाश में जो कि आज से पहले उनके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता था। खैर अब वो गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनको एक गिरा हुआ पेड़ मिलता है जिसको सड़क से हटा पाना बेन या फिर जूल्स के बस की बात नहीं थी और कॉटेज भी पास में ही कहीं था। तो सब यही प्लान करते हैं कि गाड़ी यहीं पर पार्क करके आगे पैदल ही चला जाएगा। जब उन्हें कॉटेज मिलता है तो उसके आसपास की प्रकृति को देखकर ये पूरी फैमिली खुश हो जाती है। बेन जब कॉटेज के पास जाता है तो देखता है कि एंट्रेंस को किसी ने लकड़ी के दरवाजे से बंद कर रखा था। बेन उसको तोड़ता है और तीनों घर के अंदर घुस जाते हैं। इतना बड़ा घर देखकर वो तीनों हैरान और खुश हो जाते हैं, लेकिन घर में उन्हें एक अजीब बात दिखाई देती है कि सब खिड़कियों को कील से कसकर बंद कर दिया गया था। लेकिन बेन और जूल्स को लगता है कि आसपास जंगल है तो जानवरों से बचाव करने के लिए शायद ऐसा किया गया होगा, लेकिन इन नादान लोगों को क्या पता था कि अभी क्या होने वाला है। अब घर के अंदर रखे हुए सामान को चेक करते वक्त उनको बेन की माँ की जवानी की तस्वीर मिल जाती है, जिससे कि उस बूढ़े वकील की बात सच साबित हो जाती है कि ये उनके घर वालों की ही जमीन है। अब अपने नए घर का टूर करते हुए जूल्स जब पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है तब वो मौजूद नजारा देखकर इतनी खुश हो जाती है कि वो बेन को भी वहाँ पर बुलाती है। तब उनको एहसास होता है कि वो ओशन के कितने करीब है, मतलब कि ओशन व्यू वाला घर। ये जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी जो कि दुनिया के शोर शराबे से दूर था, लेकिन कोई था जो कि नहीं चाहता था कि वो लोग वहाँ पर रहें। अब घर के टूर के दौरान ही इन लोगों को एक टैंक दिखाई देता है। जूल्स जब बेन से पूछती है कि आखिर ये क्या है तो बेन उसको बताता है कि पहले जमाने में लोग इस तरह के टैंक पानी को सेव करने के लिए बनाया करते थे और इन टैंक्स को बहुत गहरा बनाया जाता था ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर भी यूज कर पाए। अब बेन उस टैंक के अंदर पानी चालू करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि ये टैंक कितना गहरा है और बेहद सूखा पड़ा है। अब वो टैंक से बाहर आकर ये बताता है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले उनको इसकी थोड़ी मरम्मत करनी होगी। इस जगह की खूबसूरती को देखकर बेन गाड़ी से अपना सामान निकाल कर लेकर आता है ताकि वो घर में आराम से रहना शुरू कर पाए। जूल्स जब घर की सफाई कर रही होती है तब उसे बेन की माँ और उसकी बहन की और भी तस्वीरें मिलती हैं। साथ ही साथ उसे कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की कटिंग भी मिलती है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बेन की बहन और उसके पिता की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन बेन की माँ ने ये बात किसी से नहीं
नहीं बताई थी। अब ये दोनों ही जब रात को इन न्यूज़पेपर कटिंग्स और इस घर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें घर के बाहर से कोई आवाज आती है। वो एक पल को डर जाते हैं, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके वापस अपना काम करने लगते हैं। अब तभी उनकी बेटी रिया उनसे कहती है कि अब उसे नींद आ रही है, तो जूल्स उसे उसके कमरे में जाकर सोने को कहती है और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद में बेन और जूल्स बेन की माँ की डायरी पढ़ने लगते हैं, जो कि जूल्स को घर की सफाई करते हुए मिली थी। और उस डायरी के अंदर लिखा हुआ था कि जब वो यहाँ पर रहने आए, वो एक तरह से वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने आए थे। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और बेन के पिता ने एक आदमी को टैंक भी बनवाने के लिए बुलवाया था और उस टैंक का पानी बहुत ही मीठा था। लेकिन अचानक ही बेन के पिता एक दिन गायब हो गए और कभी भी नहीं मिले। और ये सेम चीज बेन की बहन के साथ भी हुई थी। अब बेन को इस डायरी के अंदर लिखी हुई बातों को पढ़कर काफी हैरानी होती है, क्योंकि आज तक उसकी माँ ने उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ रिया को सोते हुए कमरे के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। और अचानक से ही उसको लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई है। वो डरते हुए जब अपने बेड के नीचे झांकती है, तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो तभी भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाती है और उनको बताती है कि उसके रूम में कोई है। वो दोनों पूरा घर चेक करते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं मिलता। बस जो बात थोड़ी सी अटपटी थी वो ये थी कि घर में जाने से पहले बेन ने टैंक को बंद किया था, लेकिन अब उसका ढक्कन खुला हुआ था। बेन उस टैंक की लिड को फिर से कवर कर देता है और सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब जूल्स की आंख खुलती है, तब वो देखती है कि बेन वहां पर नहीं था। उसे खोजते हुए वो देखती है कि बेन जनरेटर ठीक कर रहा था ताकि उन्हें बिजली मिल सके। अब जनरेटर को ठीक करने के बाद बेन टैंक को ठीक करने के लिए उसके अंदर चला जाता है। थोड़ा नीचे जाकर उसे एक स्टीयरिंग दिखाई देता है, जिसे चलाते ही टैंक के अंदर पानी आने लगता है और बेन काफी खुश हो जाता है। लेकिन बेन उस टैंक को लेकर काफी क्यूरियस है और वो टैंक की और गहराई में जाकर उसको एक्सप्लोर करना चाहता है कि आगे है क्या, जैसे कि आगे कोई उसको हीरे की खदान मिलने वाली थी। खैर, अब टैंक की गहराई में जाकर बेन को हीरे तो नहीं मिलते, लेकिन अजीब से जानवर की लाश मिलती है, जिसे वो अपने साथ टैंक से बाहर लेकर आता है और जूल्स को दिखाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जूल्स को जानवरों के बारे में काफी जानकारी थी। वो उस जानवर को देखकर बताती है कि ये किसी तरह का एम्फीबियन है जिसकी आंखें नहीं है और ये रात में जागता होगा। जूल्स उस जानवर को संभाल कर रख देती है ताकि वो बाद में उसके ऊपर रिसर्च कर पाएगी। अब ये दोनों इस नई प्रजाति के जानवर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं घर के बाहर रिया अपने डॉग के साथ खेल रही होती है, लेकिन उनका डॉग टैंक के पास जाकर रुक जाता है और उसमें देखते हुए भौंकने लगता है, मानो कि उसने उस टैंक के अंदर किसी को देख लिया हो। अब ये जानने के लिए कि उसका डॉग ऐसे क्यों भौंक रहा था, रिया टैंक के अंदर झांकने लगती है तो डर के मारे चीखने लगती है। उसके चीख की आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स घर के बाहर आते हैं। तब रिया उन्हें बताती है कि उसने टैंक के अंदर एक डरावना क्रीचर देखा। एंड ऑब्वियस ही बात है कि जैसे कि हर हॉरर मूवी के अंदर होता है, पेरेंट्स उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। बेन उसको कहता है कि शायद वो कोई मछली होगी और बेन रिया को सलाह देता है कि वो उस टैंक से दूरी रहे, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के जानवर हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। और ये बात बोलते हुए वो टैंक को ढक देता है। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट उनके घर में घुस आती है, जिसको उसी बूढ़े आदमी ने भेजा था ये पूछने के लिए कि उन दोनों ने इस जमीन के साथ क्या करना है, इसके बारे में कुछ डिसाइड किया या फिर नहीं। वो एजेंट उनको बताती है कि इस जमीन को बहुत सारा दाम में खरीदने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार है और वो उन्हें इस जगह के कर्ज के बारे में भी बताती है कि कैसे बहुत सालों पहले यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद में लोगों का ये मानना था कि ये जगह धरती पर एक लौती बनी हुई नर्क है, यानी कि हेल है। और साथ ही साथ ये सब बताने के बाद वो एजेंट ये भी कह देती है कि देखिए, ये कहानियां तो हर जगह होती हैं, तो आप इन पे ज्यादा ध्यान मत देना, यानी कि उनको डरा भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। जिसके बाद में वो ये कहती है कि क्या आपको यहाँ पर रहना है या फिर इस जमीन को बेचना है, और इतना पैसा देखकर कोई भी होता तो उस जमीन को बेच देता। लेकिन बेन और जूल्स को सोचने के लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि उनके पास में पैसे भी नहीं थे और रहने के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं थी। अब ये बात कर कर वो एजेंट अपनी कार तक जा ही रही होती है, जो उसके टूटे हुए पेड़ के पीछे ही पार्क थी, कि तभी उसे झाड़ियों से कोई आवाज सुनाई देती है। वो एजेंट रात के समय झाड़ियों में देखने के लिए जाती है कि आवाज आखिर आ कहां से रही थी, और ऐसे करने का रीजन कभी किसी को समझ में नहीं आएगा। वो क्लियरली वहां से भाग सकती थी, लेकिन स्टिल वो वहां पर चेक करने जाती है। बस फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। वो मैडम उस आवाज के रेडियस में पहुंच जाती है और तभी एक विशाल क्रीचर आकर उसको पकड़ लेता है और वो उसको घसीट कर थोड़ा आगे ले गया था, और बेरहमी से उस क्रीचर ने उस औरत को काट कर मार दिया। और ऐसा करके जब वो क्रीचर गुर्राया, तब जूल्स ने भी वो आवाज सुनी थी, जिससे उसकी नींद खुल गई। अब वो उसी वक्त बेन को जगाती है कि उसने कोई आवाज सुनी है और कुछ तो गलत है। वो दोनों घर के अंदर देखने के लिए निकल जाते हैं कि कहीं कोई घर के अंदर तो नहीं घुस आया। तभी जूल्स को वो क्रीचर एक खिड़की से झांकता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर जूल्स डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी बेन वहां पर आ जाता है और जूल्स उसको बताती है कि उसने खिड़की पर एक बड़े से क्रीचर को देखा था। और जब बेन वहां पर जाता है और देखता है तो उसे खिड़की पर कुछ नहीं दिखता, और वो जूल्स से कहता है कि ये उसका वहम होगा। अब अगले दिन जब वो उठते हैं और बेन जनरेटर ऑन करने के बाद पानी भरने जाता है, तो वो देखता है कि नल के अंदर पानी ही नहीं आ रहा था। वो तभी टैंक के अंदर जाता है पानी चालू करने
करने के लिए तो उसको दिखता है कि वहाँ पर एक जानवर की लाश थी जो कि उनके पानी का फ्लो रोक रही थी। वो बाहर आकर जूल्स को भी बताता है कि शायद उसने रात को उसी जानवर को देखा होगा और वो आवाज भी उसकी ही होगी। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बेन को टैंक के अंदर एक नेकलेस भी मिला था जो कि वो जूल्स को दिखाता है। उस नेकलेस को देखते ही जूल्स को लगता है कि उसने ये नेकलेस कहीं पर देखा है। वो तभी बेन की बहन की तस्वीर को लेकर आती है और उसे दिखाती है कि वही नेकलेस है जो कि उसकी बहन ने तस्वीर में पहना हुआ था। वो दोनों सोचते हैं कि शायद उसकी बहन की मौत इसी टैंक में डूब कर हुई होगी। अब इतना सब कुछ देखने के बाद में और होने के बाद में उन दोनों को समझ में आ जाता है कि इस जगह के साथ में कुछ तो गलत है और उन कहानियों में कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है। अब बेन तभी जूल्स से कहता है कि वो गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है ताकि वो पुलिस को मदद के लिए बुला पाएगा। अब बेन के जाने के बाद में वो अपनी बेटी रिया को कहानियां सुनाने लगती है क्योंकि डर से माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहानियां मदद करती हैं। बेन अब जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसकी गाड़ी पार्क थी तो उसे वहां पर एक और गाड़ी खड़ी मिलती है। उसे समझ आ जाता है कि ये गाड़ी उसी रियल एस्टेट एजेंट वाली मैडम की है जो कि उनके घर पर आई थी। जब वो उस गाड़ी के अंदर देखता है तो उसे खून दिखता है। उस खून के पैचेस को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच जाता है तो वहां पर उस महिला की लाश पड़ी हुई थी जो कि आधी कटी थी। बहुत ही डेंजरस माहौल था। बेन उस महिला की लाश को देखकर बहुत डर जाता है और वो समझ जाता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकलना होगा और ये जगह सेफ नहीं है। अब बेन को उसी लेडी की गाड़ी के अंदर एक रेडियो मिलता है जिससे वो पुलिस स्टेशन से मदद मंगवाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दूसरी ओर उस डरावने कैबिन के अंदर जूल्स जो कि अपनी बेटी के साथ होती है उसे नीचे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही नीचे जाती है तो उसे किसी के कदमों के निशान दिखाई देते हैं। वो समझ जाती है कि उनके घर के अंदर कोई तो घुस आया है। वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाकू उठाती है और आगे बढ़ने लगती है। अब उस बेचारी को कहाँ पता था कि जो उनके घर के अंदर घुसा हुआ है वो चाकू की नोक से डरने वालों में से नहीं था। अब तभी जूल्स को बेन की मदर की आधी फटी हुई डायरी मिलती है जिसको पढ़कर उसे इस घर का असली सच पता लग जाता है। उस डायरी में लिखा हुआ था कि जमीन पर कुछ डरावने क्रीचर्स रहते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था। उसी अटैक में दरअसल बेन के पिता और बहन की मौत हो गई थी और यही रीजन था कि उस टैंक के अंदर बेन की बहन का नेकलेस मिला था क्योंकि ये क्रीचर शायद से उन दोनों को ही खा गए होंगे। अभी जूल्स को इस घर की सच्चाई पता चली ही थी कि तभी एक खूंखार क्रीचर उस पर हमला कर देता है। अब बचाव के लिए जूल्स कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और तभी बेन भी वहां पर आ जाता है। यानी कि वाकई में ये नर्क था और यहाँ पर हेल के डीमंस वगैरह रह रहे थे। तभी जूल्स उसको डायरी के बारे में बताती है जिसको जानकर बेन को लगता है कि अरे यार मुझे अपने घर के बारे में कुछ पता भी था या फिर नहीं, या फिर अपनी फैमिली के बारे में भी उसको पूरी जानकारी नहीं थी। जूल्स उसे कहती है कि अब वो क्रीचर्स नहीं रुकेंगे, वो दोबारा अटैक करेंगे, तो हमें जो करना है जल्दी ही करना होगा। बेन उसको कहता है कि तुम जल्दी से सारा सामान बांधो, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। लेकिन बेन को यह अंदाजा नहीं था कि जिस रेडियो से जब उसने मदद के लिए कांटेक्ट किया था तब बेशक उसको आवाज नहीं आई थी, लेकिन उसकी आवाज पेट्रोल तक पहुंच गई थी, यानी कि पुलिस पेट्रोल तक। उनकी मदद करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर वहां तक पहुंचता है जहां पर पेड़ गिरा हुआ था और गाड़ी उससे आगे नहीं जा सकती थी। वो उन्हें ढूंढने के लिए गाड़ी से निकलता है कि तभी वो खूंखार क्रीचर पुलिस वाले पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार खाता है। बेन जो कि अपनी गाड़ी लेने के लिए उस जगह पर आया था वो ये डरावना मंजर देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। बेन ये सारी बात जूल्स को बताता है और उन दोनों को यकीन हो जाता है कि इस जगह पर क्रीचर्स हैं वो भी बहुत खतरनाक हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में हल्के डीमंस हैं। अब तक हमें इन क्रीचर्स के बारे में ये पता चल चुका है, इन क्रीचर्स की आंखें नहीं हैं, ये सिर्फ आवाज सुनकर एक्ट करते हैं और जैसे टैंक का दरवाजा खुलने की आवाज से वो जाग गए थे और वो हमेशा रात को ही बाहर निकलते थे और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रोशनी थी। और मेरे ख्याल से वो जो एक क्रीचर इनको उस टैंक के अंदर मिला था मरा हुआ, उसकी आंखें नहीं थी, वो यही होगा। शायद से हो सकता है कि इसके फादर ने और बहन ने मिलकर उसको मार दिया हो या फिर कुछ भी हो सकता है। अब जब बेन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे तो वो गुस्से में मिट्टी का तेल लेकर टैंक में चला जाता है उन क्रीचर्स को खत्म करने के लिए। जूल्स को उसी वक्त मालूम होता है कि बेन ये गलत कर रहा है और बेन जैसे ही टैंक में जाता है उसे पुलिस वाले की डेड बॉडी वहां पर मिलती है, यानी कि उनका आने जाने का सोर्स वही था, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये क्रीचर्स अपने शिकार को मारने के बाद इसी टैंक के अंदर लेकर आते हैं। और तभी एक विशाल क्रीचर बेन के ऊपर भी हमला कर देता है। बेन यहाँ पर काफी जख्मी तो हो गया था, लेकिन वो अपनी बेवकूफी का एहसास करते हुए कुछ भी करके उस टैंक से बाहर निकल आता है। वहीं दूसरी ओर उनके घर पर जूल्स अपनी बेटी का ख्याल रख रही होती है, लेकिन एक क्रीचर आकर रिया को जबरदस्ती वहां से ले जाता है और जूल्स कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन जूल्स यहाँ पर हार नहीं मानती, वो जानती थी कि इन क्रीचर्स की कमजोरी रोशनी है, तो वो एक प्लान के साथ बाहर आती है तो देखती है कि बेन वहां पर जख्मी पड़ा हुआ था, लेकिन जूल्स के पास अभी बेन का ख्याल रखने का टाइम नहीं था
था क्योंकि उसे अपनी बेटी को किसी भी तरह से बचाकर लाना था। जूल्स तभी मशाल लेकर टैंक के अंदर घुस जाती है और वो एक एक करके सब क्रीचर्स को मारती है और रिया तक पहुंच जाती है। रिया तो उसको मिल जाती है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि वो बहुत से वैसे ही क्रीचर्स इन पर हमला करने आ रहे हैं और तभी वो उनकी तरफ आग बढ़ा देती है और वो सब खत्म हो जाते हैं। जूल्स अपनी बेटी को बचाकर गाड़ी तक लेकर आती है और उस बच्ची को ये कहती है कि वो गाड़ी में ही बैठकर इंतजार करे। जूल्स बस बेन को लेकर आ रही है। अब जूल्स बेन को लेकर गाड़ी की तरफ आती है तो वो देखती है कि एक क्रीचर उनकी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और वो उनकी बेटी पर अटैक करने ही वाला है। जूल्स अब कुछ भी तिकड़म बैठाकर उस क्रीचर से बचती है। अब जैसे ही वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने वाले होते हैं कि एक क्रीचर गाड़ी में घुस जाता है, जिसको देखकर लगता है कि इसके बाद तो अब ये लोग नहीं बच पाएंगे और तभी बेन उस क्रीचर को शूट कर देता है। ये गन दरअसल बेन ने मरे हुए पुलिस ऑफिसर से ले ली थी। चलो, पूरी मूवी के अंदर बेन ने कुछ तो अकल का काम किया। खैर, अब उस क्रीचर को खत्म करने के बाद में जूल्स फुल स्पीड में गाड़ी चलाती है और शहर पहुंचकर सांस लेती है। अब जूल्स को समझ में आता है कि बेन की मां ने आज तक इस प्रॉपर्टी का जिक्र क्यों नहीं किया था और इसको एक राज क्यों रखा था। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग वहां पर जाएं, वो तो बस बेन को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब मूवी के क्लाइमेक्स में बेन और जूल्स उस जमीन को फॉर ऑब्वियस रीजंस बेच देते हैं, मतलब कि उन्होंने अपनी मुसीबत किसी और के सर पर डाल दी थी, वो भी एक अच्छे खासे पैसों में। अब मूवी के आखिरी सीन में हमको पता चलता है कि एक माइनिंग कंपनी के पास अब वो जमीन है और बहुत से वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं और उसी काम के दौरान वो टैंक को खोलकर कहते हैं कि इसे तो तोड़ना होगा और ये बात सुनकर क्रीचर्स नाराज हो जाते हैं और बहुत सारे डरावने क्रीचर्स उन वर्कर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द टैंक मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी और मेरे ख्याल से वो जो बूढ़ा वकील था वो कोई और नहीं, शायद से वो माइनिंग कंपनी की तरफ से ही आया होगा ताकि माइनिंग कंपनी यहाँ पर खुदाई कर पाए। लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ पर कोई खास मिनरल नहीं मिलने वाला, बल्कि उनको तो मॉन्स्टर मिलने वाले थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूजीलैंड की तरफ से एक प्रॉपर सुपर नेचुरल हॉरर मॉन्स्टर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए